वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके अंडर हमने लास्ट क्लास तक बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ एंड प्रोटोजोअल डिजीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ लर्न किया है। आइए आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डिजीज़ की बात करते हैं जो हेलमिंथ से होती हैं। हेलमिंथ अगर आपको याद हो, जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था 11th में, तो दो फाइलम पढ़े थे, प्लैटीहेलमिंथस एंड एस्केलहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस मीन्स जो फ्लैट वर्म्स हैं और एस्केलमिंथस मीन्स जो राउंड वर्म्स हैं। तो आइए आज हम पहले उनसे होने वाली डिजीजेस को स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट डिजीजेस which are caused by flatworms। अब flatworms का मतलब प्लैटीहेलमिंथस की ही बात कर रहे हैं। इन्हें हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, हमने 11th में एनिमल किंगडम में इनकी बात की थी। फ्लैटवर्म्स में जो हमें डिजीजेस पढ़नी है, फर्स्ट इज शिस्टोसोमियासिस। शिस्टोसोमियासिस आपको याद है स्टूडेंट्स, जब हमने फ्लैटवर्म्स पढ़े थे तो हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक फ्री लिविंग होते हैं और एक पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग में हमने प्लेनेरिया या डिगेसिया का एग्जाम्पल पढ़ा था जिसका हाई रीजनरेशन पावर होता है, और पैरासिटिक में हमने फिर उनको डिवाइड किया था। वो टेप वर्म की तरह हो सकते हैं, टेप की तरह अगर वो हैं, और या वो लीफ की तरह हैं, तो फ्लूक वर्म्स थे। फ्लूक वर्म्स में हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, फेसियोला जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं, शिस्टोसोमा जिसको ब्लड फ्लूक कहते हैं, एंड पैरागोनिमस। ऐसे हमने 3 पढ़े थे जिसे लंग फ्लूक कहते हैं। इनमें से जो फेसियोला है वो लिवर रॉट डिजीज इन शीप करता है। हम यहाँ ह्यूमन डिजीज की बात कर रहे हैं, तो हमें शिस्टोसोमा से होने वाली डिजीज यानी शिस्टोसोमियासिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। शिस्टोसोमियासिस का एक और नाम है इस डिजीज का, इसे बिलहर्जिया भी कहते हैं या बिलहर्जोसिस, एक ही बात है। सो बिलहर्जिया, या इसका एक और नाम है स्नेल फीवर। क्यों, वो अभी समझ में आ जाएगा। स्नेल फीवर, राइट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि ये किस पैथोजन से होगी, यानी इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होगा, शिस्टोसोमा, जो कि एक फ्लूक है यानी लीफ शेप का फ्लैटवर्म है। सो इट इज शिस्टोसोमा। अब शिस्टोसोमा की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, अलग अलग स्पीशीज बॉडी के अलग अलग पार्ट को डैमेज करती हैं। हमें जो पढ़ना है शिस्टोसोमा हीमैटोबियम। हीमैटोबियम ब्लड में ये रहता है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड फ्लू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने 11th में भी डिस्कस किया था कि शिस्टोसोमा को ही ब्लड फ्लू भी कहते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछते हैं। नाउ ये कहाँ रहेगा? सो दिस शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक लिव्स इन, कहाँ रहेगा स्टूडेंट्स, कहाँ पर मिलेगा, कहाँ इन्फेक्शन कॉज करेगा? ब्लड से रिलेटेड है तो ये ब्लड वेसल्स में मिलता है, जो पोर्टल वेन है और मीजेंट्रिक वेन है वहां पे प्रेजेंट होता है। सो इट लिव्स इन पोर्टल एंड मीजेंट्रिक वेन इन मैन। मैन मीन्स इन ह्यूमन। नाउ इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा? सो ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो पैरासाइट है, इट्स अ पैरासाइट, ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, वहाँ पर ये अपने एग्स प्रोड्यूस करता है। वो एग्स जो हैं वो बॉडी के बाहर रिलीज आउट होते हैं, और जब वो पानी में रिलीज आउट होते हैं बॉडी के फीसिस के थ्रू जनरली, तो वो सेकेंडरी होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इसका जो सेकेंडरी होस्ट है दैट इज स्नेल्स। और कैसे स्नेल्स हैं ये? फ्रेश वाटर स्नेल्स। इनकी बॉडी के अंदर वो ग्रो करता है, और जब ऐसे फ्रेश वाटर स्नेल्स जिनके अंदर इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है कि कांटेक्ट में कोई ह्यूमन आता है, जैसे या तो स्विमिंग के थ्रू या हम उस पानी में हाथ धो रहे हैं जिसमें ही ऐसे फ्रेश वाटर स्नेल्स हैं और कुछ कट्स हैं,
जिसके थ्रू अगर ये बॉडी में एंटर कर जाए तो ये फिर दोबारा डेवलप होके एंड इट कॉजेज द डिजीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर स्नेल्स इसके सेकेंडरी होस्ट हैं और इसके अंदर हमारे बॉडी से एग्स रिलीज आउट होते हैं, वो स्नेल्स के अंदर लार्वा में डेवलप होते हैं और वो लार्वल स्टेज अगर बॉडी के अंदर आए देन इट कॉजेज द डिजीज। सो ट्रांसमिशन का जो मोड है वो क्या है? लार्वा एंटर्स और पेनिट्रेट्स लिख सकते हैं, छेद देता है वो। सो लार्वा पेनिट्रेट्स द स्किन ऑन कॉन्टैक्ट। और ये लार्वा कहाँ है? ये फ्रेश वाटर स्नेल्स के अंदर है, यानी फ्रेश वाटर में जब हाथ डालेंगे या स्विमिंग होगी या ऐसे पानी से सब्जियां धोई जाएं जिस पर ये चिपक जाए तो वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये स्किन के थ्रू एंटर करेगा, दिस इज वन थिंग। ब्लड को अफेक्ट करेगा और फ्रेश वाटर स्नेल्स इसका सेकेंडरी होस्ट है, मैन इसका प्राइमरी होस्ट हो जाएगा। नाउ जनरली ये कैसे सिम्टम्स शो करता है? जनरली ये यूरिनोजेनाइटल, ये वाली जो स्पीशीज है जिसकी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, ये यूरिनोजेनाइटल शिस्टोसोमियासिस कॉज करता है। यानी कि स्टूडेंट्स यूरिनरी और जेनाइटल मेम्ब्रेन विल बी अफेक्टेड, पार्ट विल बी अफेक्टेड। सो यूरिन में ब्लड आने लग जाएगा, साथ में फीसेस में ब्लड आने लग जाता है, मैनी काइंड्स ऑफ सिम्टम्स जो हमें नहीं पढ़ने। हमारे लिए तो मेन है कि इसका प्राइमरी होस्ट मैन है। लेट मी राइट प्राइमरी होस्ट, इसी में डिजीज हो रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंडरी होस्ट फ्रेश वाटर स्नेल्स है, एंट्री स्किन के थ्रू होती है, ऑल्सो नोन एज ब्लड फ्लूक। शिस्टोसोमियासिस इस डिजीज का नाम है, या बिलहर्जिया या बिलहर्जोसिस या स्नेल फीवर, बिकॉज स्नेल्स के थ्रू ये बॉडी में एंटर कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट डिजीज, इंपॉर्टेंट डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ फ्लैटवर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन and that is टीनियासिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लेट अस राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। टीनिया जो है ये एक टेप वर्म है, शिस्टोसोमा एक फ्लूक था यानी लीफ शेप का फ्लैटवर्म, जबकि टीनिया टेप की तरह लंबा सा होता है। इसकी डिटेल्स आप चाहें तो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ट्रिक्स के साथ, वहां पे आप पढ़ सकते हो। टीनियासिस डिजीज जो है ये अडल्ट टेपवर्म से होती है, राइट? आइए इसको समझते हैं। कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन एक ही बात है। टीनिया की दो स्पीशीज है, हमने पढ़ी थी, पहली टीनिया सोलियम और दूसरी टीनिया सजाइनेटा। टीनिया सोलियम जो है इसे पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जबकि टीनिया सोलियम जो है इसे बीफ टेपवर्म कहते हैं। हमने एक डॉग टेपवर्म भी पढ़ा था, हाइडेटिफॉर्म। एनीवेज टीनिया सोलियम जो है ये जो फ्लैटवर्म है इसके प्राइमरी होस्ट मैन है, यानी मैन के अंदर ये डिजीज कॉज करेगा, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है मैन या ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट पिग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स इन पे। और जो सजाइनेटा वाला है उसका प्राइमरी होस्ट अगेन मैन है, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो कैटल्स होती हैं, लाइक काउ, बफेलो, शीप, गोट, मेनली काउ, so we can write cattles, that is cow mainly, right? तो इन दोनों के जो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। नाउ हम जिस टीनियासिस की बात कर रहे हैं वो दोनों से हो सकता है। अब कैसे होता है? ये टीनियासिस जो है दिस इज कॉज्ड बाय अडल्ट टीनिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक डिजीज इसके लार्वा से भी होगी जो इससे भी खतरनाक है, अडल्ट टीनिया। अब वो अडल्ट टीनिया कोई भी हो सकता है, वो टीनिया सोलियम हो सकता है, वो टीनिया सजाइनेटा हो सकता है, बट अडल्ट टीनिया से होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ कैसे ट्रांसमिशन होगा?
दोनों को ही टीनियासिस कहते हैं, कॉजेटिव एजेंट अलग अलग हो जाएगा। जो सोलियम है वो कैसे होगा, बाय ईटिंग अंडर कुक्ड, यानी प्रॉपरली कुक नहीं है, पकाया नहीं गया, अंडर कुक्ड पोर्क यानी पिग का मीट, या बीफ दैट इज काउ का मीट, गाय का मांस, कैटल का मांस, कोई भी हो सकता है। मेनली इसकी बात करते हैं हम, मोर कॉमनली इसकी बात करते हैं, बट दोनों स्पीशीज से हो सकता है। दोनों ही टाइप का जो अडल्ट टीन है, चाहे सोलियम चाहे सजाइनेटा, ये कहाँ मिलेगा, इट लिव्स इन इंटेस्टीन, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टीन ऑफ मैन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली इंटेस्टीन करके क्वेश्चन आता है ना। इंटेस्टीन में रहेगा तो सिम्टम्स क्या होंगे, वही इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो जाएगा, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट में दर्द होना, दैट इज एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जो हम सारे पढ़ते आ रहे हैं। सो इट कॉजेज इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, राइट। सो कहाँ रहता है, कैसा डिसऑर्डर है, दोनों स्पीशीज, पोक टेपवर्म किसको कहते हैं, बीफ टेपवर्म किसको कहते हैं, कैसे इसका ट्रांसमिशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अडल्ट टीनिया से होता है। नाउ हाउ डज दिस हैपन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स, ह्यूमन के अंदर हम इसका प्राइमरी होस्ट है, हमारे अंदर इसकी सेक्सुअल साइकिल होगी, सेक्सुअल साइकिल होगी तो ये एग प्रोड्यूस करेगा। नाउ इन ह्यूमन एग, इसके एग को बोलते हैं ऑन्कोस्फियर, सो ऑन्कोस्फियर्स प्रोड्यूस्ड। ये ऑन्कोस्फियर क्योंकि इंटेस्टीन में रहते हैं तो बॉडी से किस मटेरियल के थ्रू बाहर निकलेंगे, किस वेस्ट मटेरियल के थ्रू, फीसिस के थ्रू। सो दीज आर एक्सक्रीटेड आउट इन फीसिस, राइट, ठीक है। अब ये जो एक्सक्रीट आउट हुए हैं ऑन्कोस्फियर्स या एग्स, हम जानते हैं कि पिग जो है वो कॉप्रोफैगस होता है, यानी इट फीड्स ऑन फीसिस, वो फीसिस को खाता है। तो जब पिग ऐसी फीसिस को खाएगा जिसके अंदर ऑन्कोस्फियर्स या एग्स हैं, तो ये एग्स पिग की बॉडी में चले जाएंगे। सो नाउ पिग फीड्स ऑन दीज एग्स बाय फीडिंग ऑन फीसिस। अब ये जो एग्स हैं ये पिग की बॉडी में, जो इसका सेकेंडरी होस्ट है, उसकी बॉडी के अंदर जाके हैच आउट करेंगे, इसमें से लार्वा बाहर निकलेगा। सो लार्वा हैचेज आउट, पिग के अंदर ही हैचेज आउट, राइट। ये जो लार्वा होगा स्टूडेंट्स, इसे हेक्साकेंथ लार्वा कहते हैं। अलग अलग स्टेजेस आएंगी, फिर हेक्साकेंथ लार्वा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हेक्साकेंथ लार्वा स्टेज जो है वो कहाँ मिलती है, मैन में या पिग में, वो पिग के अंदर ही मिल रही है हेक्साकेंथ लार्वा। ये जो लार्वा है जिसे ब्लैडर वर्म भी कहते हैं, लेट अस राइट हियर, हेक्साकेंथ लार्वा और ब्लैडर वर्म, ये पिग की मसल्स में पहुंच जाएगा, राइट। सो इट रीचेस पिग्स मसल्स, और पिग की मसल्स में रहकर ये और डेवलप होके सिस्टी सर्कस लार्वा फॉर्म करेगा एंड फॉर्म्स सिस्टी सर्कस लार्वा, राइट। और अगर मैन ने ऐसे पिग का मीट खाया, पिग का मीट मतलब मेनली पिग का मांस लेते हैं, मसल खाते हैं हम, और अगर उसे प्रॉपरली कुक नहीं किया, अगर प्रॉपरली कुक किया तो ये लार्वल स्टेजेस मर जाएंगी, तो कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर प्रॉपरली कुक नहीं किया, इम्प्रॉपर कुक किया, आधा कुक किया, अध पका है वो मांस, तो ये लार्वा हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टीन में पहुंचेगा, वहां पे अडल्ट में ग्रो करेगा, फिर से एग्स प्रोड्यूस करेगा, और ये साइकिल इस तरह चलती रहती है, और इसका अडल्ट फॉर्म जो है वो हमारे में डिजीज करेगा, राइट। सो देन एंटर्स into human intestine by undercooked pork, that is pig's meat, और फिर यहाँ पर ये ग्रो करेगा, फिर से ये अडल्ट फॉर्म बनाएगा,
और फिर ये अडल्ट फॉर्म ह्यूमन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर फिर से एग प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से पूरी साइकिल चलती है। क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट कौन है? पिग। देन कौन सी स्टेज है जो एक्सक्रीट आउट होती है? एग्स या ऑन्कोस्फीयर। हेक्साकेंथ लार्वा का दूसरा नाम ब्लैडर वर्म, ये कहां मिलेगा? ये पिग की बॉडी में मिलेगा। सिस्टी सर्कस लार्वा भी कहां बन रहा है? पिग की मसल्स में। ऐसे पिग की अंडर कुक्ड पिग का मांस मसल अगर कोई ह्यूमन लेगा देन इट विल एंटर, इट विल कन्वर्ट इनटू अडल्ट इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड देन अगेन दिस साइकिल विल बी फॉर्म्ड और अडल्ट जो है वो हमारे में डिजीज कॉज करेगा, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अडल्ट इज कॉजिंग द डिजीज एंड अंदर तो हम सिस्टी सर्कस लार्वा ले रहे हैं लेकिन डिजीज वो कॉज नहीं कर रहा। तो आप मुझे सोच के बताइएगा क्या वेजिटेरियंस में ये डिजीज हो सकती है? नहीं हो सकती। दिस इज पॉसिबल ओनली नॉन वेजिटेरियंस जो पिग का मीट ले खाएं या बीफ ले, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। सो दिस इज कॉज्ड बाय अडल्ट टीनिया इन नॉन वेजिटेरियंस। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दिस इज पॉसिबल ओनली नॉन वेजिटेरियंस। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको घबराना पड़ेगा क्योंकि अगली डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं वो वेजिटेरियंस में होती है और वो इससे भी खतरनाक है। प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो टीनियासिस है, इसमें अडल्ट टेपवर्म बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर रहा है। हम ले लार्वल स्टेज रहे हैं पिग की मीट में, अंडर कुक्ड मीट में, बट डिजीज इज बीइंग कॉज्ड बाय अडल्ट टेपवर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस में ही पॉसिबल है, वेजिटेरियंस में ये डिजीज नहीं होगी। बट अगली जो हम डिजीज पढ़ रहे हैं जो इससे भी खतरनाक है, दैट इज सिस्टी सर्कोसिस। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं हम डिस्कस करेंगे। पहला कि इसे कौन कॉज करेगा? दिस इज कॉज्ड बाय सिस्टी सर्कस लार्वा ऑफ टेपवर्म। टीनिया का जो लार्वा है सिस्टी सर्कस वो पैथोजेनिक हो जाएगा, वो बॉडी में अगर डिजीज कॉज कर रहा है तो उस डिजीज को हम सिस्टी सर्कोसिस कहते हैं। सो दिस इज कॉज्ड बाय सिस्टी सर्कस लार्वा और लार्वल स्टेज ऑफ टेपवर्म। बेसिकली पोक टेपवर्म की बात करते हैं, टीनिया सोलियम की। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अडल्ट स्टेज से हो रही थी, ये लार्वल स्टेज से हो रही है और ये वेजिटेरियंस में ही होती है, इन वेजिटेरियंस। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्यों? अभी हम डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अडल्ट जो है वो तो ह्यूमन में ही होगा, प्राइमरी होस्ट से वही है, ह्यूमन है। फिर वो उसमें एग्स प्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअल साइकिल होगी, एग्स प्रोड्यूस होंगे ह्यूमन इंटेस्टाइन में। फिर वो एग्स यानी ऑन्कोस्फीयर्स जो हैं वो फीसस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये कि ये एग्स जो हैं ये पिग खा ले, पिग की बॉडी में चले जाएं, फिर वहाँ पर हेक्साकेंथ लार्वा हैच आउट करे, सिस्टी सर्कस लार्वा हो, उसकी मसल्स में जाके स्टोर हो जाए और नॉन वेजिटेरियन ऐसे पिग का मांस पोर्क खाए और वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो, वापस अडल्ट बने और डिजीज कॉज करे। ये तो टीनियासिस हो गया जिसमें इंटेस्टिनल सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादा डेंजरस नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? फीसिस जिसके अंदर एग्स हैं, ऑन्कोस्फीयर्स हैं, वो किसी भी तरह पिग की बॉडी में ना जाकर डायरेक्टली दूसरे इंसान की बॉडी में चली जाए। कैसे पॉसिबल है? या तो ऐसा प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो और डायरेक्टली इस तरह का वाटर हम ले लें, पॉल्यूटेड वाटर, इन्फेक्टेड वाटर, या जो खेतों में उस तरह का वाटर सप्लाई हो जाए, या फ्रूट्स वेजिटेबल्स उस वाटर से धो दी गई हों और वो जो एग्स हैं वो उस वेजिटेबल के ऊपर चिपक गया हो और ऐसी वेजिटेबल कंज्यूम कर ले मैन जो है। पिग का सिनेरियो ही नहीं आया, पिग बीच में आया ही नहीं, इसीलिए नॉन वेजिटेरियंस की बात ही नहीं हो रही है। ये डायरेक्टली किसी भी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया, वापस वही इंटेस्टाइन में जाएगा, कुछ इसका वापस एंटी पेरिस्टालसिस से स्टमक में आएगा और अभी तक ये एग्स हैं। अब ये एग्स डेवलप होंगे सिस्टी सर्कस लार्वा में और सिस्टी सर्कस लार्वा अडल्ट में डेवलप नहीं होगा, बल्कि अगर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू
पूरे बॉडी में फैल गया, मेनली आईज में, ब्रेन में, तो ये खतरनाक डिजीज कॉज करता है जिसे सिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं। तो दोनों ही डिजीज में एग्स रिलीज हो रहे हैं फीसिस में। एक में उन एग्स को पिग कंज्यूम कर रहा है जिससे कि टिनियासिस हो रहा है पोर्क नॉनवेज खाने से, और दूसरे में वो एग्स डायरेक्टली या तो डायरेक्टली वो वाटर लेकर या वेजिटेबल फ्रूट्स इन्फेक्टेड जो हुए हैं वो लेकर किसी भी तरह से मैन के अंदर वापस आ गया। पिग का रोल इस साइकिल में नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सिस्टिसर्कोसिस करेगा एंड दिस इज मच मोर डेंजरस देन टिनियासिस। टिनियासिस बहुत माइल्डर डिजीज है, ये बहुत खतरनाक डिजीज है। क्वेश्चन आता है कि दोनों में से ज्यादा खतरनाक डिजीज कौन सी है। सो दिस इज मोर डेंजरस देन टिनियासिस। टिनियासिस जो अडल्ट कॉज कर रहा है उससे ज्यादा खतरनाक है अगर इसका लार्वा डिजीज कॉज करे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ इसमें पिग का कोई रोल नहीं है, इसमें सारी साइकिल जो है वो मैन के अंदर ही हो रही है। एग्स भी मैन से बाहर निकले थे और जो एग से सिस्टिसर्कस लार्वा बनेगा वो भी मैन के अंदर ही बनने वाला है। तो कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि मैन जो है वो इसका सेकेंडरी होस्ट हो गया है। सेकेंडरी होस्ट मीन्स इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाकी साइकिल हो रही है, सेक्सुअल नहीं। तो मैन में ही एक्चुअली सेक्सुअल भी हुई है, एग्स बने हैं, और मैन के अंदर ही एग से लार्वा भी बन रहा है। तो यानी दोनों होस्ट इसके मैन ही हैं एक तरह से। नाउ इसके अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, पहले तो ट्रांसमिशन कैसे होगा। इसमें एग्स ले रहे हैं डायरेक्टली, पोर्क नहीं, पिग का मीट नहीं, बाय इंजेशन ऑफ एग्स और ऑन्कोस्फीयर्स, या तो डायरेक्टली वो इन्फेक्टेड वाटर लेके या फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैसे भी, बाय इंजेशन। इंजेशन मीन्स अंदर खाना। इंजेशन ऑफ एग्स और ऑन्कोस्फीयर्स विच develops into Cystisarcus larva inside stomach and intestine, और ये लार्वा फिर ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स में फैल जाएगा। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये वेजिटेरियंस में होगा, राइट। एग्स इंजेस्ट करके डायरेक्टली कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। नाउ क्या क्या सिम्टम्स कॉज करता है ये। अगर ये सिस्टिसर्कस लार्वा स्प्रेड्स टू आईज देन इट कैन इवन लीड टू ब्लाइंडनेस, वो इंसान अंधा हो सकता है, इंपॉर्टेंट। और अगर ये ब्रेन में पहुंच गया, स्प्रेड्स टू ब्रेन, तो एपिलेप्सी भी हो सकती है। कॉमन भाषा में जिसे आप मिर्गी के दौरे बोलते हो, एपिलेप्सी। सो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कैन बी डिस्टर्ब्ड, देयर कैन बी ब्लाइंडनेस, इट इज मच 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 मोर डेंजरस देन द डिजीज कॉज बाय अडल्ट। वेजिटेरियंस में होती है, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर में अगर एग्स या ऑन्कोस्फीयर्स को इंजेस्ट कर लिया जाए, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें पूछे जाते हैं, प्लीज नोट दिस डाउन, फिर हम और डिजीजेस पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये तो इंपॉर्टेंट कॉमन डिजीजेज हैं ह्यूमन में जो कि फ्लैट वर्म से होती हैं, यानी प्लैटीहेल्मिन्थस से। इसमें टिनियासिस एंड सिस्टिसर्कोसिस पे बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लिखेंगे कुछ कॉमन डिजीजेस जो राउंड वर्म्स यानी एस्केलमेंथिस से होती हैं। हम बेसिकली हेलमेंथिक डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो नाउ डिजीज कॉज्ड बाय राउंड वर्म्स, कॉमन राउंड वर्म्स और एस्केलमेंथिस। आप 11th पढ़ चुके हैं इसलिए मैं नहीं लिख रही हूं पूरा नाम। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमें दो डिजीजेस पढ़नी है। पहली एस्कैरियासिस, हमने इसके बारे में 11th में भी पढ़ा था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, एस्कैरियासिस। एक राउंड वर्म हमने पढ़ा था एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, जो बहुत कॉमनली हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में, मैन की स्मॉल इंटेस्टीन में मिलता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, टोटल लाइफ साइकिल मैन में ही कंप्लीट होती है। सो दिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। ये हमने 11th में पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
इट इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टीन। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक है, पहला क्वेश्चन है। फिर इसका होस्ट कौन है, ह्यूमन है, और ह्यूमन में ये कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टीन। या तो केवल इंटेस्टीन करके क्वेश्चन होगा या पर्टिकुलरली पूछेंगे, ये सब क्वेश्चंस हैं, राइट। नाउ कैसे बॉडी के अंदर आता है, पहले वो बात करते हैं। सो ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन इंटेस्टीन में रहेगा, अडल्ट फॉर्म होगा, एग्स प्रोड्यूस होंगे, वो एग्स फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। अब वो एग्स का डेवलपमेंट होगा, और जब वो एग्स वापस बॉडी के अंदर एंटर होंगे किसी दूसरे इंसान की, कैसे एंटर होंगे, वही सेम फूड एंड वाटर अगर उस एग से कंटैमिनेटेड होगा और उसे हम खा लेंगे या पानी पी लेंगे वैसा, तो ये डिजीज कॉज होने का डर है। अब कौन सा वाला एग इन्फेक्टिव है, हम वो बात कर रहे हैं। सो ट्रांसमिशन होता है बाय फूड एंड वाटर। कैसा फूड एंड वाटर, विच इज कंटैमिनेटेड with embryonated eggs। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है सेकेंड स्टेज जुवेनाइल एग्स। क्या मतलब है, अभी समझ में आएगा आपको। सो दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन्फेक्टिव स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राइट। आइए इसको समझते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा देखिए, ये ह्यूमन इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन में इसका अडल्ट है, ग्रो करके अडल्ट बन गया ये। अब अडल्ट बनने के बाद में ये अडल्ट से एग्स बनेंगे, ये एग्स फीसेस में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। सो एक्सक्रीटेड आउट ऑफ बॉडी इन फीसेस। नाउ फीसेस में जाने के बाद में, बाहर बॉडी से निकलने के बाद में एग्स का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज लार्वा बनेगा। सो फर्स्ट स्टेज लार्वा को, जो एग है फर्स्ट स्टेज का, उसे हम फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल कहते हैं। फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल या रैप्डिफॉर्म लार्वा, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है, रैप्डिफॉर्म लार्वा। और ये कैसे बना है स्टूडेंट्स, ये पहली मोल्टिंग से बना है। ये इस टाइम पर फर्स्ट मोल्टिंग हो गई है, वी कैन जस्ट राइट फर्स्ट मोल्ट, राइट। तो ये पहली स्टेज बन गई। अब बाहर एनवायरनमेंट में ही और डेवलपमेंट होगा, मोल्टिंग नहीं होगी, अभी पहली ही मोल्टिंग हुई है, तो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो और डेवलपमेंट होगा, सेकेंड स्टेज जुवेनाइल। इसे ही कहते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग्स। इस समय अगर ऐसा इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर जिसमें ये सेकेंड स्टेज का जुवेनाइल है, अगर ये बॉडी के अंदर जाएगा मैन की, तो ही डिजीज है, नहीं तो डिजीज नहीं होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए यही इन्फेक्टिव स्टेज है, बाकी कोई इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है। सो एम्ब्रियोनेटेड एग्स, नाउ दिस विल गो इन द बॉडी। नाउ दिस इज इंजेस्टेड विथ फूड एंड वाटर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्टेज, दिस इज इंजेस्टेड, राइट। ह्यूमन के अंदर आई, इंटेस्टीन के अंदर आई, इंटेस्टीन के बाद में वहाँ की वॉल को पार करके ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जो सेकेंड स्टेज होता है जुवेनाइल, ये हमारी लंग्स तक पहुँच जाता है, लंग एल्व्यूलाई तक। सो रीचेस, पहले तो इंटेस्टीन, क्योंकि फूड के थ्रू आ रहा है, फूड एंड वाटर तो इंटेस्टीन में ही पहुँचेगा, डायरेक्टली लंग्स में नहीं पहुँच सकता। एंड देन इनटू कहाँ, लंग एल्व्यूलाई। सो रीचेस लंग एल्व्यूलाई। लंग एल्व्यूलाई में जाकर स्टूडेंट्स कैसे पहुंचा है ये, वाया ब्लड वेसल्स,
वहां पे जाकर ये सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में कन्वर्ट होता है, लंग एल्विलाई में थर्ड स्टेज, और सेकेंड टाइम इसकी मोल्टिंग होती है। सो थर्ड स्टेज एंड सेकेंड मोल्ड, राइट। फिर लंग एल्विलाई में ही इसकी एक और मोल्टिंग होती है जिससे ये फोर्थ स्टेज में कन्वर्ट होता है। सो फोर्थ स्टेज एंड थर्ड मोल्ड, राइट। नाउ लंग एल्विलाई के बाद अब ये ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। ऊपर मतलब एल्विलाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में आएगा, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में आएगा, राइट। ब्रोंकाई के बाद में ये ट्रेकिया में पहुंचेगा। ऊपर आ रहे हैं उल्टा, अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम याद है तो आप बना लोगे। ट्रेकिया के बाद ये फैरिंग्स में आएगा, और फैरिंग्स के बाद ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता स्टूडेंट्स, ये स्वैलो हो जाता है ईसोफेगस में, और ये वापस पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टीन में। और जब ये स्मॉल इंटेस्टीन में पहुंचेगा तो ये जो फोर्थ स्टेज है इसकी आखिरी मोल्टिंग होगी, फोर्थ मोल्ट, और अब ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अडल्ट एग देगा, और ये अडल्ट जो है इंटेस्टीन में ये डिजीज कॉज करेगा। दिस इज पैथोजेनिक, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, सो दिस इज पैथोजेनिक, ये अडल्ट फॉर्म जो है, राइट। आपको ये सिर्फ समझाने के लिए था। आपको जो मेन याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है। एक तो फर्स्ट स्टेज को रैप्डिफॉर्म बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेज इन्फेक्टिव है जिसे एम्ब्रियोनेटेड एग्स भी बोलते हैं, और इसका मेजर डेवलपमेंट जो है मोल्टिंग बॉडी के अंदर वो इंटेस्टीन में तो होती ही है, ये तो याद रहेगा ही अपने को, बट लंग एल्विलाई में भी होती है। बस इतना अपने को मेन याद रखना है। तो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल से इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टीन में आता है, वहां दीवार में धंस जाता है, वहां से ब्लड सक करता है अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, यही तो पैरासाइट का काम है, और साथ में ये डिजीज कॉज करता है। यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट द सिम्टम्स एंड फ्यू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, ये स्मॉल इंटेस्टीन में अडल्ट रहेगा और स्मॉल इंटेस्टीन में जाकर ये वहां से ब्लड सक करेगा। तो किस तरह के सिम्टम्स कॉज करेगा, लेट्स सी। एस्कैरियासिस में इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन आता है कि ये स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है एंड देन सक्स ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टीन वॉल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ब्लड सक करता है यानी आरबीसीज मेनली, ये क्वेश्चन आता है कि किस क्या फूड लेता है ये। इट सक्स ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टीन, सो व्हाट ऑल इट विल कॉज, एनीमिया हो जाएगा क्योंकि ब्लड सक कर रहा है। देन एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वही जो एब्डोमिनल इंटेस्टिनल सिम्टम्स अब तक आप सब जानते हैं, रट चुका है आपको। स्मॉल इंटेस्टीन में है तो ये डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सो मेनली प्रोटीन का इंडाइजेशन हो जाता है। देन प्रोटीन का अगर इंडाइजेशन होगा तो मसल्स पेन हो सकता है, सो मसल पेन होता है इस डिजीज में अगर सीवियर है। और स्टूडेंट्स, इतने सारे वर्म्स मल्टीप्लाई होके हो जाते हैं कि कई बार इंटेस्टिनल ब्लॉकेज भी हो जाता है। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन अ पेशेंट जहाँ पे जब उसकी सर्जरी की थी, आई वॉज इनटू माई MBBS, वहाँ पे जब उसकी इंटेस्टीन को कट करके देखा था तो अंदर पूरे के पूरे एस्कैरस भरे हुए थे और इंटेस्टीन ब्लॉक हो गई थी। इट वॉज एन इमरजेंसी सर्जरी। तो इस तरह से इंटेस्टिनल ब्लॉकेट तक हो सकता है और फिर ये वापस से लिवर, लंग, इवन ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। ना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत होती है, उनमें बहुत कॉमनली ये डिजीज हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में जो एक्सक्रीटा है, फीसेस है, अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, जो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं होता है, तो अगर उसकी सेकेंड स्टेज वाले एग्स उस मिट्टी में हैं और अगर वो बॉडी के अंदर चले जाएं और बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना डेवलप भी नहीं होता है तो उनमें एस्कैरिसिस बहुत कॉमनली मिलता है। सो वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन विथ हैबिट ऑफ
सॉइल ईटिंग, मिट्टी खाने की जो आदत होती है। तो इसीलिए पेरेंट्स को प्रिकॉशन ये है कि दे शुड make it a point that the children they don't eat this soil. Now इसका ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स होती है। यहाँ हमें 2-3 नाम आने चाहिए क्योंकि उन पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अल्कोपार, देन चिनोपोडियम, हमने 11th में भी पढ़े थे, चिनोपोडियम और जेंटिल, ये सब एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोनिडाजोल, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेट्रोनिडाजोल, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। स्टूडेंट्स इसे कहते हैं, एक्चुअली साल में एक बार हर किसी को एक सिंगल टैबलेट ऑफ जेंटिल लेनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंटेस्टीन में बहुत सारे ऐसे हेलमिन्स हैं, फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, जो कॉमनली रहते हैं एंड दे आर पैरासाइट्स, दे कैन कॉज डिजीज एनी टाइम। तो ईयर में एक बार, लाइक मुझे अभी भी याद है, जो हमारी प्रोफेसर थी वो हमें बोलती थी कि आपका बर्थडे आप बना लीजिए कि आपके बर्थडे टू बर्थडे आपको एक टैबलेट जेंटिल की विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क लेना ही लेना है। इसे डीवर्मिंग कहते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड, जो मैं आपको बता रही हूँ, डीवर्मिंग। जितने भी वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, तो आपने उनके अगेंस्ट टैबलेट ले ली, डीवर्मिंग। आपको याद होगा जब हमने स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ा था, वहां भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि डीवर्मिंग के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो डीवर्मिंग के लिए एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स यानी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। हेलमिंथिक ड्रग्स आर गिवन, विच इज द मेन इज मेट्रोनिडाजोल, मार्केट में जेंटिल के नाम से आती है। बाकी अल्कोपार, चिनोपोडियम ऑयल, दिस इज ऑयल, ये भी और इसके ट्रीटमेंट की मोडालिटीज हैं। सो दिस इज अबाउट एस्कैरियासिस, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से होगी। सेकेंड स्टेज जुवेनाइल एम्ब्रियोनेटेड एग्स बॉडी के अंदर लेने से, स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है, ब्लड सक करता है। ह्यूमन इसका मोनोजेनेटिक, इट्स अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट, और ह्यूमन इसका होस्ट है। नोट दिस डाउन, देन वील रीड द नेक्स्ट डिजीज विच इज कॉज्ड बाय राउंडवर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसे भी हमने 11th में हमने इसका नाम लिया था, एंड दैट इज हाथी पांव, जिसे कहते हैं फिलारियासिस। नाउ हम राउंडवर्म से होने वाली डिजीज पढ़ रहे हैं। एस्कैरियासिस पहली पढ़ी, दूसरी है फिलारियासिस, या इसमें हाथी के जैसे पांव हो जाता है, इतना स्वेल हो जाता है, तो इसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, एलिफेंट जैसा पैर, सो एलिफेंटियासिस। नाउ सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट, कौन सा राउंडवर्म है जो ये कॉज करेगा? सो इसमें जो राउंडवर्म है वो है वुकरेरिया, हमने 11th में भी लर्न किया था, वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, बैनक्रॉफ्टाई। बट इंडिया में एक और राउंडवर्म है, इसकी एक और स्पीशीज है जो कॉज करता है, दैट इज वुकरेरिया मलाई। बट ज्यादा कॉमन बैनक्रॉफ्टाई है, बट अगर कभी ऑप्शन में ए, बी एंड सी में बोथ ए एंड बी आएगा तो हम बोथ लगाएंगे। इंडिया में दोनों ही कॉज करते हैं, सो वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड मलाई। मोर कॉमन जो क्वेश्चन आता है वो इस पे आता है। कई बार सिर्फ ऐसा आ जाता है, इट इज कॉज बाय वुकरेरिया स्पीशीज, राइट, वुकरेरिया जीनस, सॉरी। सो ये कॉज करता है। नाउ ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, दिस इज डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसका प्राइमरी होस्ट तो मैन है जिसमें ये डिजीज कॉज करता है, और सेकेंडरी होस्ट जो है, जो इसका करियर है, जो वेक्टर है, जिसके काटने से, बाइट से ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है। सो ट्रांसमिशन और करियर और वेक्टर की अगर हम बात करें तो वो एक मच्छर है। सारी खतरनाक फीमेल मच्छर हैं क्योंकि वही ह्यूमन को बाइट करती हैं। हमने मलेरिया में भी डिस्कस किया था डिटेल में, एंड हियर इट इज फीमेल एनाफिलीज क्यूलिक्स मॉस्किटो। सो यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्राइमरी होस्ट है मैन और सेकेंडरी होस्ट है फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, जिसकी बाइट से ये हमारी बॉडी में एंटर होगा।
So by bite of female, एनाफिलीज नहीं है स्टूडेंट्स, क्यूलिक्स मॉस्किटो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है. मॉस्किटो, राइट. नाउ हमें इसकी साइकिल नहीं पढ़नी है, बट हाँ मैन में ये कहाँ रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है. ये ब्लड में या इंटेस्टीन में नहीं मिल रहा है, एस्कैरिस की तरह इंटेस्टीन में नहीं मिल रहा है. इट लिव्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम, और इसीलिए ये लिम्फेटिक डक्ट्स को, लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक करता है. पर्टिकुलरली पैर की, और जो मेल्स में स्क्रॉटम है, जेनाइटल एरिया, उसको ब्लॉक, वहाँ की लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है. और जब ये उनको ब्लॉक कर देगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी. इसीलिए पाँव हाथी जैसा मोटा हो जाता है, इसीलिए इसे एलिफेंटियासिस कहते हैं. स्क्रॉटम में भी स्वेलिंग आ जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा पैरासाइट रहता है. वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टाई रहता है. नाउ इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, सो देयर विल बी भयंकर वाली स्वेलिंग. सो ब्लॉकेड, ऐसा अपन ऐसे लिखते हैं, स्वेलिंग ऑफ मेनली लोअर लिम्स की होती है. लिम्स, दैट इज लोअर लिम्स एंड स्क्रॉटम. और क्यों स्वेलिंग हो रही है? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड ब्लॉकेड ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक डक्ट्स, एक ही बात है. इसके कारण से मेजर स्वेलिंग होती है. और क्वेश्चन आता है इसे एलिफेंटियासिस क्यों कहते हैं? बिकॉज द सिम्टम्स रिजेंबल्स लाइक द लेग ऑफ एलिफेंट. हाथी के जैसा पाँव हो जाता है, इसलिए हाथी पाँव कहते हैं. फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो के काटने से होती है, जो इसका सेकेंडरी होस्ट या करियर या वेक्टर है. और मैन इसका प्राइमरी होस्ट है. लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है और स्वेलिंग कॉज करता है ब्लॉकेड ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स के कारण, राइट. इसका एज सच कोई परमानेंट क्योर नहीं है. इट हैज़ नो क्योर. हालांकि एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन्स दी जाती हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी ड्रेडफुल डिजीज. आप इसे लिखिए. देन वील टॉक अबाउट फ्यू मोर राउंड वर्म्स डिजीज. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिनियासिस, सिस्टिसर्कोसिस जो फ्लैट वर्म से होती है, एंड एस्कैरियासिस, फिलारियासिस जो कॉमन राउंड वर्म से होती हैं, उन डिजीजेस को पढ़ा. कुछ और कॉमन राउंड वर्म डिजीजेज हैं, फंगल डिजीजेज हैं, और क्या प्रिवेंशन होना चाहिए. दिस ऑल वील डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.